हेलो। हेलो। तेज तो नहीं है ना आवाज? हेलो। कम कर दीजिए, तेज हो तो। हेलो। 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 हेलो, रहने दीजिए। हेलो। 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 देखिए, आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 आपको पढ़ाया जा रहा था। इसमें हम शुरू किए थे चैप्टर 1। आपका यहाँ से भी एमपी एडीपीओ में भी क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। और चैप्टर 1 में आपका अध्याय 1 प्रारंभिक बातों से संबंधित है, जिसमें दो सेक्शन है, 1 तथा 2। सेक्शन 1 बता दिया गया था संक्षिप्त नाम तथा विस्तार। और सेक्शन 2 में कुछ डिफिनीशन दी गई है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। बिहार मेंस में जो क्वेश्चन बन सकता है वह लोक सेवक की परिभाषा बन सकती है। और लोक सेवक को ही बताया जा रहा था, आपको बताया जा रहा था कि पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक की परिभाषा सेक्शन 2 के क्लाज सी में दी गई है। 12 खंड दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति, इन पहले जरूर लिख दीजिएगा कि 12 खंड दिए गए हैं 2C में। यदि कोई व्यक्ति, मेंस में लिखते समय भी, यदि कोई व्यक्ति इन 12 खंडों में से किसी में आ जाता है या किसी से गवर्न होता है, शासित होता है, तो वह पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। तो आपका देखिए, आपका मैंने ये 4 खंड अब तक बताए गए हैं। यानी कि 12 में हम 4 समझा चुके हैं। अब हमें पांचवा देखना है। हाँ, मेंस में लिखते समय अगर भाषा टिपिकल लगे तो आप अपनी भाषा में थोड़ा लिख सकते हैं इसको। ये भी आपको बताया जाए। देखिए, पांचवा क्लास से शुरू किया जाए। पांचवा क्लास है कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिस हेलो। 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 देखिए, आपका
पांचवा खंड बताया जा रहा था। पांचवा खंड आपका देखिए क्या कहता है, तब आगे बढ़ा जाए। पांचवा खंड ये कहता है कि कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकरण द्वारा या कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है। इसका मतलब कि जो आर्बिट्रेटर होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, वह भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, पहला। दूसरा ये कहा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय ने या किसी सक्षम या कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी ने, लोक प्राधिकरण ने कोई मामला सौंपा है या विषय सौंपा है या विनिश्चय के लिए या किसी रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया है, तो जिन व्यक्तियों को न्यायालय या सक्षम लोक प्राधिकरण ने कोई मामला सौंपा है या विषय सौंपा है या विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया है, तो ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। छठवां देखिए, छठवां खंड, कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक सूची तैयार करने, यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने, पुनरीक्षित करने अथवा निर्वाचन यानी कि चुनाव या निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव में जितने लोग लगे हैं, जो मतदाता सूची तैयार करते हैं, उसे प्रकाशित करते हैं, उसे बनाए रखते हैं, उसका रिवीजन पुनरीक्षण करते हैं, या चुनाव के भाग का यानी कि चुनाव में कुछ अंश का संचालन करते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। आइए आपका ये छठवां हो गया। सातवां देखा जाए, कोई व्यक्ति जब किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है जो कोई ऑफिस या पद धारण करता है और उस पद के आधार पर किसी पब्लिक ड्यूटी को या किसी आपका लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए वह कर सकते हैं, या तो अथराइज हो या उससे अपेक्षित हो या आशा की जाती हो कि वह इस लोक कर्तव्य का पालन करेगा, तो उसे भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। आठवां के बाद नौवां देखा जाए, जो कोई व्यक्ति जो कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंककारी में लगी हुई किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का अध्यक्ष हो या सचिव हो या अन्य पदाधिकारी हो, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से या कंपनी अधिनियम के तहत सरकारी कंपनी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है या कर चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के
द्वारा स्थापित किसी निगम से या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी अथॉरिटी से या सरकारी कंपनी से आपका सरकारी कंपनी में आपका सरकारी कंपनी है और ऐसी दशा में यह कृषि में लगी हैं, उद्योग में लगी हैं या व्यापार में या बैंक में बैंक कार्य यानी कि बैंक में, तो इनके जो अध्यक्ष होंगे, इनके जो सचिव होंगे, अन्य पदाधिकारी इनमें होंगे, वह भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। 10वां देखिए, कोई व्यक्ति जो किसी सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अध्यक्ष हो, सदस्य हो, कर्मचारी हो, जो और परीक्षा का संचालन करता हो, या कह सकते हैं कि किसी चयन समिति का अध्यक्ष या सदस्य हो, ये सभी लोग भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। इसका मतलब कि जो लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इनके जितने पदाधिकारी कर्मचारी हैं, ये भी क्या माने जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट। अगला देखिए 11वां, कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, उसके किसी शासी निकाय का सदस्य हो, आचार्य हो, उपाचार्य हो, प्राध्यापक हो या कोई अन्य शिक्षक हो या कर्मचारी हो, यानी कि कुल मिलाकर विश्वविद्यालय के जितने कुलपति से लेकर चपरासी तक और जितने भी लोग हैं, वे पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। अंतिम और 12वां है, कोई व्यक्ति जो किसी भी रीति में स्थापित किसी शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सामाजिक या अन्य संस्था का, जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं या कर चुकी हैं, पदाधिकारी या कर्मचारी हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भाई एजुकेशनल संस्था है, कोई वैज्ञानिक संस्था है, कोई सामाजिक संस्था है या अन्य संस्था है, यदि यह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अदर प्राधिकरण से अगर फाइनेंशियल या हेल्प लेती हैं, वित्तीय सहायता मांगती हैं, तो इसके जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी रहेंगे, वह भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। इन्हीं पब्लिक सर्वेंटों द्वारा जो 12 वर्गों में पब्लिक सर्वेंट हैं, इस कानून में हमें यही पढ़ना है कि ये या तो रिश्वत लेंगे या रिश्वत की मांग करेंगे या प्रयत्न करेंगे, और इसी के लिए यहाँ दंड का प्रावधान भी किया गया है। अंतिम आप देखिए, आपका कह सकते हैं कि अंतिम आपका जो परिभाषा है, सेक्शन 2D, असम्यक लाभ, अनड्यू एडवांटेज। असम्यक लाभ, असम्यक लाभ से ऐसा कोई परितोषण अभिप्रेत है, चाहे जैसा भी हो, विधिक पारिश्रमिक से भिन्न हो, चाहे ऐसा पारिश्रमिक धन के रूप में हो या वस्तु के रूप में हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार द्वारा या प्राधिकारी द्वारा शुल्क या फीस या पैसा निर्धारित किया गया है, उससे भिन्न या अलग पैसा आप किसी लोक कर्तव्य को निभाने के लिए या लोक कर्तव्य को न निभाने के लिए आप लेते हैं, तो यह कहा जाएगा कि आपने क्या प्राप्त किया है? अनुचित लाभ या असम्यक लाभ
या बुरा लाभ। इस प्रकार आपका सेक्शन जो 2 था, परिभाषाएं थी, वे समाप्त हुई। अब आइए हम चलते हैं आपका अध्याय 2। अध्याय 2 से मेंस में बिहार एपीओ में आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत न्यायालयों की, विशेष न्यायालयों की स्थापना कैसे होती है और इन न्यायालयों की शक्तियों का उल्लेख करिए। यानी कि अब स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे और स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे और इसके बाद इनकी शक्ति देखी जाएगी कि इनकी क्या क्या पावर या शक्ति होगी। देखिए आपका जो चैप्टर 2 है ये विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है और आपका सेक्शन 3 से लेकर 6 तक है। यानी कि पूछ सकता है एमपीएडीपीओ में कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का आपका अध्याय 2 किससे संबंधित है, तो आपका जवाब रहेगा विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। दूसरा आजकल मॉडल प्री का बन रहा है कि अध्याय 2 किस धारा से किस धारा तक में है, तो कहाँ से कहाँ तक मारेंगे, 3 से लेकर 6। देखिए कंसेप्ट बना लिया जाए। स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, उनको पावर दिया जाएगा और जो ये करप्शन के मामले हैं इन्हीं कोर्टों में चलेंगे और ये जो कोर्ट हैं ये मजिस्ट्रेट की भी शक्ति रखते हैं और सत्र न्यायालय की भी। यानी कि ये कोर्ट दोनों का पावर इसमें क्या कर दिया जाता है, वेस्टेड। ये भी सतर्क रहना है। इस अध्याय को पढ़ते समय सीआरपीसी पर भी गौर करना है। एक नियम और बना लीजिए, अगर किसी स्पेशल लॉ जैसे कि भ्रष्टाचार अधिनियम है और जनरल लॉ यानी कि सीआरपीसी हैं, अगर दोनों में विरोधाभास होता है तो वहाँ स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, यानी कि ये कानून लागू होगा। और विरोधाभास नहीं है तब सीआरपीसी, यानी कि अगर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में सीआरपीसी के विपरीत बात कही गई हो तो ऐसी दशा में वहां सीआरपीसी का वह नियम लागू न होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का आपका नियम या कानून अप्लाई होगा, लागू होगा। ये ये भी कहा जाता है कि जो स्पेशल लॉ होता है वह जनरल लॉ पर क्या करता है, प्रिवेल। प्रिवेल यानी कि अभिभावी होगा। अब आइए न्यायाधीशों की नियुक्ति कराई जाए। मेंस में भी ये आ सकता है, तो एक एक शब्दों को मथना है और सेक्शन हमें 3 से उठाना है। सेक्शन 3 देखा जाए, आपका धारा 3 विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति। यानी कि आपका विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति आपका कहाँ दी गई है, तो सेक्शन आपका 3 में। देखिए एक एक शब्द स केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिए इतने विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामलों या मामलों के समूह के लिए आवश्यक हो। पहला क्वेश्चन यही बना कि जो स्पेशल भ्रष्टाचार के करप्शन वाले न्यायालय होंगे, यानी कि विशेष भ्रष्टाचार न्यायालय आपका, तो ये गठित कौन करेगी,
तो अगर ये पूछे कि आपका मने कह सकते हैं कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करती है, तो या तो केंद्रीय सरकार कर सकती है या राज्य सरकार। वो भी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके, और आपका किन अपराधों के विचारण के लिए ऐसे स्पेशल जज नियुक्त किए जा सकते हैं, तो उन अपराधों का वर्णन आपका नीचे दिया गया है। ये देखिए, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय जितने अपराध हैं, उन अपराधों के ट्रायल के लिए स्पेशल जज या विशेष न्यायाधीश केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार नियुक्त कर सकती हैं। दूसरा देखिए, खंडकों में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी को करने के लिए षड्यंत्र करने का या प्रयत्न करने का या दुष्प्रेरण करने का, इसका मतलब शॉर्टकट में ये हुआ। दो खंड फिर देखिए, ये पहले देखा जाए। इस आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जितने भी अपराधों का वर्णन किया गया है, उन अपराधों के ट्रायल के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी करके उतने विशेष न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकती हैं जितना वह क्या समझे आवश्यक। पहला नियम। दूसरा नियम ये जानना है कि इस कानून में जो अपराध दिए गए हैं, उन अपराधों का षड्यंत्र करने यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, उन अपराधों का अटेम्प्ट करने यानी कि उन अपराधों के प्रयास के लिए, या उन अपराधों के एबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण के लिए भी ये न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन में ये आया कि अब भाई इस कानून के तहत अपराध का भी विचारण करने के लिए, इस कानून के तहत अपराधों का षड्यंत्र करने के लिए, इस कानून के तहत अपराधों का प्रयत्न करने के लिए, या इस कानून के तहत अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए ये स्पेशल न्यायाधीश क्या किए जा सकते हैं, नियुक्त। क्लाज 2 आइए। जहाँ तक क्लाज 2 की बात है, आपका क्लाज 2 आपका पूछा जा सकता है MPADPO में भी और आपका CBI APO में भी। यानी कि जो लोग CBI APO का फॉर्म डाले हैं, उनको भी ये कानून पढ़ना है। बिहार APO मेंस के लिए भी पढ़ना है और MPADPO के लिए भी। तो आइए देखते हैं, आपका दूसरा खंड और भी महत्वपूर्ण है। देखिए पहले बेयर एक्ट। कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, तब तक योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह CRPC के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार देखिए, सीधा इसका अर्थ निकाला जाए। राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को
विशेष न्यायाधीश नहीं बना सकती। केवल ऐसे व्यक्तियों को ही विशेष न्यायाधीश बनाया जा सकता है जो या तो कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायाधीश हैं या पहले रहा है। दूसरा, या तो अपर सत्र न्यायाधीश हैं या रहा है। या तीसरा, या तो सहायक सत्र न्यायाधीश हैं या रहा है। तो अब यहाँ प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसको विशेष न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता। ये 3 नाम रहेंगे और एक नाम दे दिया जाएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो किसको विशेष नहीं बनाया जा सकता न्यायाधीश? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो किनको बनाया जा सकता है वो भी सतर्क रहना है। फिर 3 याद कर लीजिए, सत्र न्यायाधीश को या अपर सत्र न्यायाधीश को या सहायक सत्र न्यायाधीश को। या तो ये न्यायाधीश रहे हैं या रह चुके हैं मतलब कि अब आपका पहले थे लेकिन अब नहीं है, रिटायर हो गए इत्यादि। इस प्रकार सेक्शन 3 आपने देखा और आपका कह सकते हैं कि सेक्शन 3 आपने देखा। सेक्शन 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और 2-3 आपका टेक्निकल क्वेश्चन मिलते हैं, याद रखिए। फिर 5 भी महत्वपूर्ण है सेक्शन, जहां कुछ टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे। आइए देखा जाए सेक्शन 4, विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले। यानी कि जो स्पेशल न्यायाधीश होंगे सेक्शन 4 के तहत वे किन मामलों का ट्रायल करेंगे और कितने दिनों के अंदर ट्रायल को पूरा करेंगे, ये बात स्पष्ट रूप से सेक्शन 4 में बताई गई है। मैं बार बार आपको बता भी रहा हूँ कि भाई जो क्रिमिनल मामले हों या सिविल मामले हों, उनके विचारण में बहुत लेट लतीफ़ी होती है, बहुत देर होता है और देर से न्याय मिलना अन्याय के बराबर होता है। यानी कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। अतः बार बार मैं कह रहा हूँ कि सरकार को कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए जिसके तहत एक निश्चित समय में मुकदमों का ट्रायल समाप्त होकर जजमेंट आ जाए। और ये बात आपका सेक्शन 4 में स्पष्ट बता दी गई है। और वह जो 4 सेक्शन है वह ये कहता है कि जो भी ट्रायल पूरा किया जाएगा, ये प्रयास किया जाएगा कि 2 वर्ष के अंदर आपका कह सकते हैं वह पूरा कर लिया जाए, लेकिन हर हाल में 4 वर्ष में पूरा किया जाना बाध्यकारी है। यानी कि आपका 2018 में ये संशोधन आया है, क्योंकि करप्शन के मामले काफ़ी लंबा खींचते थे और डेट पड़ती रहती थी। अतः 2018 में अब संशोधन आ चुका है और संशोधन कह सकते हैं कि ये है कि भाई याद रखिए, सामान्यतः कितने दिन के अंदर ट्रायल पूरा कर लेना चाहिए? 2 साल। और 2 साल में नहीं होता तो 6-6 माह आप बढ़ा सकते हैं। मैंने 2 साल के बाद 6 माह, कारण लिखिए, फिर 6 माह, फिर 6 माह। लेकिन कितने दिन तक बढ़ा सकते हैं? 4 साल तक। यानी कि जो मैं बार बार बता रहा था कि एक सीमा निर्धारित करनी ही होगी ताकि आपका विचारण की समाप्ति की जाए। और अन्य मामलों में भी सरकार को चाहिए कि कानून में संशोधन करके
और अपराध के विचारण की जो समय सीमा है उसको हर हाल में स्ट्रिक्टली क्या कर दे, निर्धारित। और अगर ऐसे समय में विचारण पूरा नहीं होता तो न्यायाधीश, अभियोजन इत्यादि पर कार्यवाही की जाए, यानी कि केवल डरवाया न जाए, कुछ एक्शन लिया जाए। जैसे कि बंदर वाली कहानी भी देखी जाती है। एक बंदर के पास लोग गए और कहे कि न्याय करो, यानी कि जानवर गए और कहो कि न्याय करो, तो बंदर दिन भर इस डाल से उस डाल से फिर दूसरी डाल पर कूदता रहा, पत्ते और फल झाड़ता रहा। और जब शाम हो गई तो कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो पूरा प्रयास किया लेकिन शाम हो गई, अब कल फैसला होगा और आपका फैसला नहीं हो पाया। तो बंदर वाली हालत हो गई है देश में। अतः मेरी राय ये है कि एक समय निर्धारित कर दिया जाए स्ट्रिक्टली, यानी कि कठोर अर्थों में, जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2018 में संशोधन करके किया गया है। अब देखिए सेक्शन आपका 4 शुरू किया जाए। विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेशल कोर्ट है वह किन मामलों का विचारण करेगी और विचारण कितने समय के अंदर समाप्त करेगी, इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से सेक्शन 4 में किया गया है। 4 देखिए, पहला क्लास देखिए। सीआरपीसी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अपराध विशेष न्यायाधीश द्वारा ही विचारणीय होंगे। तो पहला नियम ये जानिए, यानी कि अगर सीआरपीसी में कोई विपरीत बात लिखी गई हो, किसी अन्य विधि में लिखी गई हो, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और जो सेक्शन 3 के क्लाज 1 के तहत अपराध हैं उनका विचारण ये सेक्शन 3 के तहत आपका जो नियुक्त किए गए हैं विशेष न्यायाधीश उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो तुरंत सेक्शन 3 अभी आपने पढ़ा था, तो सेक्शन 3 के क्लाज 1 में है क्या, फिर एक बार देखिए। सेक्शन 3 का क्लाज 1 ये कहता है कि इस कानून के तहत जो अपराध हैं उनका षड्यंत्र है, उनका प्रयत्न है, उनका दुष्प्रेरण है, इनके विचारण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार कौन सा न्यायाधीश बनाएगी, स्पेशल। और सेक्शन 4 बताता है कि सीआरपीसी या कहीं भी कुछ लिखा गया हो, सेक्शन 3 के क्लाज 1 में जो भी ऑफेंस आ जाएंगे उनका ट्रायल इन्हीं विशेष न्यायाधीशों द्वारा ही किया जाएगा। खंड 2 देखिए। धारा 3 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अपराध उस क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश द्वारा जिसमें वह अपराध किया गया है या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं वहां उनमें से ऐसे न्यायाधीश द्वारा जो इसलिए इसके निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा उस मामले के लिए नियुक्त किए गए विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्षेत्र में ऐसा अपराध किया गया है सामान्यतः उस क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश द्वारा ही ऐसे अपराध का विचारण किया जाएगा।
यदि उस एरिया में दो न्यायाधीश हैं या दो से अधिक हैं तो केंद्रीय सरकार ये डिसाइड करेगी कि किस न्यायाधीश के पास मामला विचारित किया जाए। बस एक दो लाइन है। खंड 3 देखिए, किसी मामले का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश धारा 3 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न किसी ऐसे अन्य अपराध का भी विचारण कर सकता है जिससे अभियुक्त सीआरपीसी के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि करप्शन के मामलों का ट्रायल न्यायाधीश कर रहा है, विशेष न्यायाधीश स्पेशल जज, और अन्य मामले भी हैं, अब अन्य मामले ये देखे जाएंगे कि क्या करप्शन का चार्ज के साथ साथ अन्य अपराधों का भी अभियोग अभियुक्त पर लगाया जा सकता है, यानी कि क्या ज्वाइंट आरोप या ज्वाइंट आपका चार्ज लगाया जा सकता है कि नहीं। तो अगर ज्वाइंट चार्ज लगाया जा सकता है, संयुक्त आरोप लगाया जा सकता है, तो ऐसी दशा में ये विशेष न्यायाधीश आपका भ्रष्टाचार के भी मामले का विचारण करेगा और अन्य अपराधों का भी विचारण करेगा। लेकिन ये नियम ये है, शर्त ये है कि अन्य जिस अपराध का विचारण कर रहा है, अब ये देखा जाएगा कि क्या इस कानून के साथ साथ उसका भी संयुक्त आरोप लगाया जा सकता था। अब क्या संयुक्त आरोप लगाया जा सकता है कि नहीं भ्रष्टाचार के अलावा किसी मने अपराध का, इसके लिए आपको सीआरपीसी में जाना पड़ेगा। सीआरपीसी में देखिए सेक्शन 218 सामान्य नियम ये है कि प्रत्येक अपराध का आरोप पृथक होगा और विचारण भी क्या होगा, पृथक। ये कौन सा सेक्शन बताता है, 218। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसका एक्सेप्शन 218 में भी है और शुद्ध रूप से सेक्शन 219, 220, 221 और 223 यानी कि 219, 212, 2, फिर एक बार देखिए इसका जो एक्सेप्शन है 219, आपका 220, 221 और 223 में दिया गया है, जहाँ की कुछ दशाओं में कई अपराधों का आरोप एक साथ और विचारण एक साथ, तो यह वहाँ से गवर्न करना पड़ेगा। आपका चौथा खंड देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा खंड 2018 में जोड़ा गया है। पूछ सकता है, विचारण का एक समय निर्धारित कर दिया गया है। देखिए सीआरपीसी में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अपराध के लिए विचारण यथासाध्य यानी कि जहाँ तक संभव हो दैनिक आधार पर किया जाएगा। दैनिक आधार का मतलब ये हुआ डेली बाई डेली, अर्थात जब एक बार साक्षियों की परीक्षा न्यायालय में शुरू हो गई तो वह दिन प्रतिदिन चलेगी जब तक कि सभी साक्षियों की परीक्षा पूरी न कर ली जाए। इसी को स्पीडी ट्रायल कहते हैं या त्वरित विचारण, प्री में भी आ सकता है कि स्पीडी ट्रायल का प्रावधान कहाँ है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 4 के किस क्लाज में है, 4 में। दिन प्रतिदिन जो शब्द है, तो आखिर मान लीजिए कारण दिखा कर स्थगित भी किया जा सकता है। तो अगला नियम देखिए, और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा
कि उक्त विचारण 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा आपका कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रयास करेगा विशेष न्यायाधीश कि जो ट्रायल है वह कितने दिनों में पूरा कर दिया जाए। 2 वर्ष 2 ईयर्स पूछ सकता है। सामान्य कितना साल? 2 साल। परंतु जहाँ विचारण उक्त अवधि के अंदर पूरा नहीं हो पाता वहाँ विशेष न्यायाधीश ऐसा न होने के कारण लिखेगा कि क्यों नहीं 2 साल में विचारण पूरा हुआ, परंतु यह और कि उक्त अवधि लेखबद्ध किए गए कारणों से एक समय में 6 माह से अनधिक आगे विस्तारित कर सकता है विचारण का समय। तथापि उक्त अवधि विस्तारित अवधि सहित सामान्य रूप से कुल मिलाकर 4 वर्ष से अधिक न होगी। यानी कि 2 साल के बाद कारण दिखा के विशेष न्यायाधीश समय बढ़ा सकता है। तो कितना बढ़ा सकता है? एक बार में 6 माह। लेकिन ये 6 माह जब बढ़ेगा तो अधिकतम कितना बढ़ जाएगा? क्या अनंत काल तक बढ़ेगा? नहीं। विचारण हर हाल में कितने दिनों में समाप्त कर लेना है? 4 साल। तो नियम बना लीजिए, सामान्य कितने साल? 2 साल। 2 साल में नहीं हो पाता तो रीजन दिखाकर बढ़ाइए समय। तो एक बार में कितना बढ़ाया जाएगा? 6 मंथ। लेकिन अधिकतम कितने में ट्रायल पूरा कर लेना होगा? 4 ईयर। तो इस प्रकार आपका सेक्शन 4 भी समाप्त हुआ। अच्छे से इसको तैयार रखना है।